राधे राधे। आप सभी को प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस क्लास में जो एमपी सेट 2022 का पेपर हुआ था उसका डिटेल सोल्यूशन करने वाले हैं। पार्ट 1 में मैं आपको आज 50 प्रश्न करवाऊंगी और 50 प्रश्न पूरा डिटेल से करवाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पुराने प्रश्न पत्र करने ज़रूरी है, क्योंकि उनसे आपके लगभग एक या दो प्रश्न रिपीट होते हैं, या वो क्वेश्चन या उसके आसपास के क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन भी देखेंगे और क्वेश्चन का डिटेल से सोल्यूशन भी करेंगे, ताकि अगर वो प्रश्न या उसके आसपास का कोई प्रश्न आया हो तो हमारे गलत ना हो पाए, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत कीमती है। और मैंने 2024 का प्रश्न पत्र हल करवा दिया है, तो जिन विद्यार्थियों ने 2024 का प्रश्न पत्र हल नहीं करा हो वो जाइए मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में मैंने दोनों पेपर डाल रखे हैं। वो पेपर भी मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको करवाया है 25-25 प्रश्न, क्योंकि हमें पता है कि प्रश्न घुमा फिरा कर आते ही हैं, इसीलिए मैंने 2 वीडियो में आपको पेपर हल करवाया। वो सारे क्वेश्चन मैंने डिटेल से हल करवाए। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि देखिए मेरे कौन कौन से प्रश्न रिपीट हुए, और वो मेरा खुद का पेपर था, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैंने 2024 का जो यूजीसी नेट और सेट दोनों क्वालिफाई कर रखे हैं। तो आज हम 2024 का प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं, तो आप जाकर प्रश्न को हल कीजिए। अब देखिए मैंने आपको 2024 का करवा दिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब आज हम 2022 का प्रश्न पत्र हल करवा रहे हैं। अब ये इसलिए हल करवा रही हूँ कि मैं आपको बताऊंगी कि देखिए प्रश्न रिपीट भी हुआ है 2024 में, और पुराने प्रश्न पत्र लगाने ज़रूरी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारे प्रश्न रिपीट हो गया तो एक या दो प्रश्न बहुत कीमती हैं, क्योंकि एक एक प्रश्न से आपकी मेरिट बनती है। अब मैंने पहले 2024 के पेपर में आपको बता दिया कि पेपर कैसे क्या आएगा, तो मैं डायरेक्ट अब आपको प्रश्न पत्र हल करवाने वाली हूँ। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। पर दिवाली अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है। दिवाली आप उस दिन मनाना जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहले पढ़ाई पहले ही हमारे पास, तो आप दिवाली में, क्योंकि समय बहुत कम है, हमारे पास 60 दिन भी नहीं बचे हैं अब, और एक एक दिन हमें मेहनत करनी है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। आपका कॉम्पिटिटर कहीं बैठकर पढ़ाई कर रहा होगा और आप यहाँ दिवाली मना रहे होंगे, तो जो पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, सफलता उसी को मिलेगी। देखिए अब हमारा ये पेपर है, ये क्वेश्चन जो है हायर एजुकेशन वाली यूनिट का क्वेश्चन है, और मैं अपने चैनल पर पेपर 1 पढ़ा रही हूँ, प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप जाकर देखिए कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ा रखा है। अब हमारा पहला प्रश्न है, रुको एक मिनट में थोड़ा जूम कर दूँ ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से दिखे। हमारा पहला प्रश्न क्या है, जिसके पास इंटरनेट की पहुँच नहीं है उन लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डीटीएच चैनल सहायक सिद्ध होता है। अब मैंने आपको बताया था कि यूजीसी नेट के जो मैं पढ़ा रही हूँ, आज से मैंने यूजीसी वाला टॉपिक आपको कंप्लीट करवाया। उसमें मैंने आपको बताया था यूजीसी के कार्यक्रम, उसमें यूजीसी ने कार्यक्रम स्वयं प्रभा मैंने आपको बताया था कि ये स्वयं का जो स्वयं चैनल है या स्वयं कार्यक्रम है वो यूजीसी द्वारा चलाया गया है ना। तो देखिए अब क्या पूछा गया है कि कौन सा ऐसा चैनल है डीटीएच जो इंटरनेट पहुंच के बिना भी सहायता सिद्ध करता है, यानी कि तो दीक्षा, स्वयं प्रभा, निष्ठा या स्वयं। तो जो स्वयं प्रभा है हमारा, इसमें डीटीएच चैनल है ना, जो स्वयं प्रभा है हमारा, इसमें 40 डीटीएच चैनल है। अब मैं आपको जब स्वयं प्रभा पढ़ाऊंगी वहाँ पर 40 ही डीटीएच चैनल को विस्तृत से पढ़ा दूंगी, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि स्वयं के कितने चैनल, 40 चैनल है, जिसमें से हर एक चैनल का नाम भी है। जैसे पहले चैनल को वागिश कहा गया है, चैनल 1 को, फिर चैनल 1 वागिश है, फिर चैनल 2 का नाम है प्रबोध, आपको याद होना चाहिए ना क्रम से। चैनल 3 का नाम है सारस्वत, ये मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगी। चैनल चैनल जो 2 है उसका नाम है संस्कृति, ये चैनल 2 है हमारा, है ना। चैनल 3 है प्रबोध, चैनल 4 है सारस्वत, और चैनल 5 है, चैनल 5 क्या है आपका, चैनल 5 है प्रबंधन। तब आपसे पूछा जा सकता है कि स्वयं के कौन कौन से चैनल है। जो स्वयं के जो 10 चैनल है ना, हमें उन चैनलों का नाम याद रखना जरूरी है। तो मैं आपको 10 ही चैनलों के नाम याद करवा दूंगी ट्रिक से। अभी मैं सिर्फ आपको
शॉर्ट में बता रही हूँ, पूछा जा सकता है। जैसे स्वयं के बारे में पूछा गया तो मेरे यूजीसी नेट में पूछा गया था, नेट वाली एग्जाम में, कि निम्नलिखित में से स्वयं के चैनल को क्रम से जमाइए। तो अगर आपको 10 चैनल याद हो के तो आप क्रम से जमा लोगे। तो पहला आता है वागीश, दूसरा है संस्कृति, तीसरा है प्रबोध, चौथा है सारस्वत, पांचवा है प्रबंधन, हमारा छठा है विधिक, और सातवां है कौटिल्य, आठवां है आर्यभट्ट, नौवां है स्पंदन, और 10वां है दक्ष। दक्ष यानी 10 से आप याद रख सकते हैं। मैं आपको ये 10 चैनल याद करवा दूंगी ट्रिक से। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि हमें देखो स्वयं से पूछा है तो मैं स्वयं को हमें ये पता होना चाहिए कि स्वयं के 40 डिटेल्स चैनल हैं, वो सभी। अब जैसे वागीश में क्या पढ़ाया जाता है, भाषा और साहित्य, उसके बाद संस्कृति में इतिहास पढ़ाया जाता है, प्रबोध में क्या पढ़ाया जाता है, ये मैं डिटेल से आपको पढ़ाने वाली हूँ अगली क्लास में। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा चॉइस ब्रेड क्रेडिट सिस्टम का सर्वोत्तम लाभ है? अब चॉइस ब्रेड क्रेडिट सिस्टम का सर्वोत्तम लाभ क्या है? अब ये देखो यहाँ लिखा गया है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यानी कि सी। आपसे पूछा जा सकता है कि CBCS का फुल फॉर्म क्या है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, है ना। अभी यहाँ पूरा नाम दे दिया है, तो कभी ये पूछ सकते हैं कि CBCS है ना, CBCS का फुल फॉर्म क्या है? क्या है? CBCS का तो क्या है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अब क्या पूछा, इसका सर्वोत्तम लाभ क्या है? तो शिक्षक केंद्रित से सामग्री केंद्रित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, शिक्षकों के लिए लचीलापन प्रदान करना, छात्रों की विश्वसनीयता में सुधार करना, या शिक्षक केंद्र से शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा पर ध्यान आकर्षित करना। तो इसका लाभ क्या है? अगर आप ध्यान से पढ़े तो आपको प्रश्न में ही उत्तर मिल जाएगा। क्या लिखा है? कौन सा चॉइस ब्रेड क्रेडिट सिस्टम का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो शिक्षक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का ध्यान आकर्षित करना, यानी जो टीचर है उसका ध्यान पूरा विद्यार्थी के ऊपर आकर्षित करना चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का सर्वोत्तम लाभ है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? शिक्षण एक प्रक्रिया है, त्रिध्रुवी, एक ध्रुवी, द्विध्रुवी या बहुध्रुवी। अब ये हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड वाले जो स्वयं में, वो टीचिंग एप्टीट्यूड में भी क्वेश्चन आता है और हायर एजुकेशन वाली यूनिट में भी स्वयं को डाला गया है। और ये वाला प्रश्न ये भी आपका यूनिट 1 का है। फिर उसके बाद है शिक्षण केंद्रीय शिक्षण प्रक्रिया। तो यह त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। जिसने टीचिंग एप्टीट्यूड वाली यूनिट पढ़ी उसे पता होगा, नहीं तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। तो त्रिध्रुवी में क्या क्या चीजें आती है? एक आता है छात्र, एक आता है शिक्षक, है ना, और एक आता है हमारा पाठ्यक्रम। ये त्रिध्रुवी आते, इन तीनों से ही शिक्षण पूर्ण होता है ना। शिक्षण के केंद्रीय बिंदु होते हैं और छात्र उसका सर्वोत्तम केंद्रीय बिंदु होता है। तो इसने क्या कहा? शिक्षक एक क्या है? त्रिध्रुवी प्रक्रिया है ना। ये पूरा ऐसे चार्ट बना हुआ रहता है, डायग्राम। मैं आपको डायग्राम से पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसे पढ़ाऊंगी, क्योंकि यूनिट 1 और यूनिट 2 को पेपर 1 में सबसे बोरिंग यूनिट माना गया है, क्योंकि वहाँ पे विद्यार्थी जितना पढ़ता है उतना कम है। एक तो प्रश्न समझ में नहीं आता है, थ्योरी पूरी ऊपर से जाती है, पर मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगी यूनिट 1 और यूनिट 2 कि आप आसानी से आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। हम वहाँ शिक्षण का अर्थ पढ़ेंगे। शिक्षण क्या होता है पहले हमें यह पता होना चाहिए। शिक्षण का अर्थ होता है सीखना, सीखना है ना, यानी कि छात्र जो चीजें सीखता है या विद्यार्थी जो चीज सीखता है और टीचर जो चीज सिखाता है वह शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो शिक्षण क्या है? सीखना। और शिक्षण कौन सी प्रक्रिया है? त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। क्या क्या आते हैं इसमें? छात्र, शिक्षण और पाठ्यक्रम। ये प्रश्न आपके ऐसे ही बनेंगे एग्जाम में। देखिए 2022 का पेपर था, पेपर 1 बहुत अच्छा, मतलब लेवल इतना हाई नहीं था 2022 के एग्जाम का। फिर अगला प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित में से शिक्षण स्तर की कौन से हैं?
प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, स्मृति स्तर, समझ स्तर, चिंतन स्तर या अध्यापक स्तर, विद्यार्थी स्तर या अभिभावक स्तर। अब शिक्षण के स्तर कौन से हैं? कौन कौन से शिक्षण के स्तर? शिक्षण के स्तर हैं स्मृति स्तर होता है, समझ स्तर होता है और चिंतन स्तर होता है। ठीक है, हमारे शिक्षण के ये 3 स्तर होते हैं। सबसे नीचे क्या आता है आपका? ये ऐसा पूरा रेक्टेंगल बना रहता है, इसे हमारा सबसे नीचे आता है स्मृति स्तर, उसके ऊपर आता है समझ स्तर और फिर आता है चिंतन स्तर। ये आपको इसे क्रम से भी पूछे जा सकते हैं। तो समझ स्तर यानी कि टीचर एक विद्यार्थी को हम कैसे समझ विकसित कर सकते हैं। स्मृति स्तर यानी कि पहले सोचने समझने की क्षमता, यानी कि अब जो हम विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं या मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ या चीजें जो आपको याद हो रही है, बुद्धि। स्मृति को क्या कहते हैं? बुद्धि। जो जहाँ से चीजें आप ग्रहण करते हो वो आपकी स्मृति स्तर, समझ स्तर, यानी कि मैं जो चीजें आपको समझा रही हूँ वो चीजें आपको कितने अच्छे से समझ में आ रही हैं। उसके बाद चिंतन स्तर, यानी कि जब चीजें आप पढ़ लोगे मेरी क्लास को, उसके बाद आप चीजों को रिवीजन करोगे, तो ये चिंतन स्तर का पार्ट होते हैं। तो शिक्षण के क्या क्या स्तर होते हैं? स्मृति स्तर, समझ स्तर और चिंतन स्तर। अब मैं आपको हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 4 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं और ये चारों क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे गए हैं। मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि आपको ये जो मैं पेपर करवा रही हूँ आपको ध्यान से देखना है, समझना है और क्वेश्चन को नोट करना है, क्योंकि आपके देखना यहाँ से जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपके 1 से 2 प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद आप ध्यान से पढ़े ताकि आपको पता चले कि कौन सी यूनिट में कितने प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। हम थ्योरी तो पढ़ रहे हैं पर हमें ये नहीं पता है कि परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं। तो ये खुद आपकी परीक्षा का ही पेपर है, इसलिए आप पेपर को ध्यान से देखिए। फिर अगला प्रश्न क्या है? शिक्षण की कौन सी विधि विद्यार्थी में पूछताछ की भावना विकसित करती है? परियोजना विधि, अन्वेषण विधि, समस्या समाधान विधि या प्रयोगशाला विधि। तो आप देखिए कि कौन सी विधि पूछताछ की भावना पूछताछ की भावना का विकास करती होगी। क्या परियोजना विधि करती होगी? नहीं। परियोजना विधि में तो हम ये देखेंगे शिक्षण की कि विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधियां या कौन कौन सी सामग्री हमें चाहिए। तो परियोजना नहीं, क्योंकि पहले हमें योजना जो बनानी है वह इसमें आएगी। फिर समस्या समाधान विधि तो ये हो नहीं सकती है, क्योंकि जब तक विद्यार्थियों को पढ़ाया नहीं जाएगा या परियोजना नहीं बनाई जाएगी या जब तक कोई हमारे सामने कोई चुनौती नहीं आएगी तब तक हम उसका समस्या समाधान नहीं कर सकते हैं। तो ये विधि भी इसकी नहीं होगी। उसके बाद प्रयोगशाला विधि, तो प्रयोगशाला विधि में आता है किसी भी चीज का डिटेल से सॉल्यूशन करना। तो परियोजना विधि भी इसमें नहीं आती है। तो इसमें क्या आएगा? अन्वेषण विधि, यानी अन्वेषण विधि ही हमारी पूछताछ की भावना या सोचने समझने की क्षमता का विकास करती है। तो इसका आंसर क्या है हमारा? अन्वेषण विधि। अब 5 क्वेश्चन, और ये 5 क्वेश्चन आपकी जो यूनिट 1 है शिक्षण अभिवृत्ति से पूछा गया है, टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए जो मैंने आपको डिटेल सिलेबस की वीडियो बनाई थी यूजीसी नेट और सेट के लिए, मैंने आपको क्वेश्चन में नंबर का विश्लेषण भी बताया था कि किस यूनिट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हर यूनिट से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारी यूनिट 1 अभी इसमें कंप्लीट हो गई है। आपको पता चला होगा यूनिट 1 से किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। जब मैं आपको यूनिट 1 पढ़ाऊंगी तो ऐसे डिटेल से आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी और बताऊंगी प्रश्न कहाँ से कैसे बनते हैं। अब जो हमारा अगला प्रश्न है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड वाला प्रश्न है, शोध अनुसंधान से, यूनिट 2। ये प्रश्न आपका यूनिट 2 से अब 5 प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? देखिए मैंने आपको जब 2024 का पेपर हल करवाया था वहां पे मैंने आपको 2 प्रश्न बताए थे रिसर्च से। उसमें पूछा गया था कि रिसर्च का पहला चरण क्या होता है। देखिए सेम क्वेश्चन है ना 2022 में भी कि शोध का पहला चरण क्या होता है। अब जाकर देखिए आपको पता चलेगा। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी घुमा दी गई थी। सूचना की स्रोतों की खोज करना, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करना,
अनुसंधान के व्यवहार क्षेत्र की पहचान करना या समस्या के समाधान की खोज करना। तो आप बताइए कि इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है ना, कि शोध की पहला चरण क्या होगा, क्या सूचना स्रोतों की खोज करना, नहीं, ये नहीं होगा इसका, है ना। आपको क्वेश्चन एलिमिनेट करना भी आना चाहिए कि कैसे हम ऑप्शन को हटाकर भी जो हमारा सटीक आंसर है वहां तक पहुंच सके। तो क्या सूचना स्रोतों की खोज करना, जब तक हमें समस्या के बारे में पता ही नहीं चलेगा जिस पर हम शोध करेंगे तो स्रोतों की खोज बाद में आएगा। फिर संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करना, तो साहित्य यहाँ से कहाँ से आ गया, तो ये भी इसका नहीं हो सकता। अब समस्या समाधान की खोज करना या अनुसंधान की व्यापक क्षेत्र की पहचान करना, तो जब हम शोध करेंगे तो सबसे पहले हम क्षेत्र की पहचान करेंगे कि हमें किस क्षेत्र का शोध करना है। तो सबसे पहला चरण होगा कि अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान करना। वहां पर पायलट सर्वेक्षण से 2024 में आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे, तो वहां पे ऑप्शन था पायलट सर्वेक्षण। तो पायलट सर्वेक्षण यही होता है, अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान करने से पहले भी पायलट सर्वेक्षण होता है। तो यहाँ पर पायलट सर्वेक्षण न देकर अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान करना दिया गया है। जब मैं आपको रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगी तो शोध के सारे चरण, रिसर्च की सारी विधियां वहां पर डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि ज्यादातर एक क्वेश्चन आता ही है। अब पूछ लिया गया तो अब 2025 का जो लेवल आएगा वो थोड़ा अप रहेगा। उसमें पूछा जा सकता है कि शोध की विधियों को क्रम से जमाइए, या शोध की कौन कौन सी विधियां हैं। तो मैं आपको पढ़ा दूंगी यूनिट 2 में शोध की विधियां, तो आपके एक प्रश्न वहां से 100% पूछा जाएगा। आप खुद देखिए, मैंने आपको 2024 में भी यहां से 2 प्रश्न बता दिए गए हैं। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन गैर पैरामेट्रिक परीक्षण है। सह प्रसंस्करण का विश्लेषण, माध्यिका परीक्षण, प्रसरण का विश्लेषण या जटिल अनुसंधान। सह प्रसरण का विश्लेषण है, माध्यिका परीक्षण है, या प्रसरण का विश्लेषण या जटिल अनुपात है। अब है ना, जो पेपर 1 की जो लैंग्वेज रहेगी ना, आपसे थोड़ी शुद्ध टेक्निकल लैंग्वेज में पूछी जाएगी। तो हमें अब गैर पैरामीट्रिक परीक्षण के बारे में पता होना चाहिए कि ऐसा परीक्षण जिसमें हम जो सामग्रियां होती हैं वह गैर यानी कि जो हम उपयोग नहीं करते हैं, अनुपयोगी सामग्रियों का उपयोग करके हम जो परीक्षण करते हैं उसमें। तो सह प्रसंस्करण का विश्लेषण, पहली बात तो गैर दिया गया है, तो सह प्रसरण तो इसमें विश्लेषण आ नहीं सकता है, प्रसरण विश्लेषण भी नहीं आएगा क्योंकि यह पैरामीट्रिक परीक्षण का भाग है, गैर पैरामीट्रिक का नहीं है। फिर जटिल अनुपात, तो जटिल अनुपात भी नहीं आएगा, इसका आएगा माध्यिका परीक्षण। जब मैं अभी रिसर्च पढ़ाऊंगी आपको रिसर्च वाला चैप्टर, तो वहां मैं आपको ये चीजें डिटेल से पढ़ाऊंगी। तो क्या आएगा, तो गैर पैरामीट्रिक पूछ लिया गया है, तो अगली बार हमें इस बार पैरामीट्रिक पूछा जा सकता है। तो जब मैं पेपर आपको इसलिए हल करवा रहे तब ताकि हमें पता चले कि हमसे किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं और हमें किन टॉपिकों पर ज़्यादा कमांड रखनी है। जैसे यूनिट 1 में हमें पता चला कि हमें टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में जो सर्वेक्षण होता है या विधियां होती है उनके क्रम के बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो हमें वहीं से ज़्यादा हम उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है 8वां, कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम शोध करने में सबसे तार्किक क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। अनुसंधान समस्या की पहचान करना और उसे परिभाषित करना, परिकल्पना निर्मित करना, परिकल्पना का परीक्षण करना और परिमाणों का प्रतिबंधन देना। अब ये जो शोध है, शोध के आपको चरण पूछ लिए गए हैं कि कौन सा तार्किक क्रम, यानी कि शोध के जो चरण है, शोध के चरण के क्रम आपसे यहाँ पूछे गए हैं। तो हमसे अब शोध के पूछा गया है, तो 2025 में हमसे जो शिक्षण अभिवृत्ति है या टीचिंग एप्टीट्यूड का है वहां से आपको क्रम पूछा जा सकता है या शोध की विधियां पूछी जा सकती है। तो अब हमें देखिए प्रश्न बन गया ना, शोध के चरणों के क्रम, तो क्या आएगा। फिर दूसरा देखते हैं, अनुसंधान की समस्या की पहचान करना, जनसंख्या और आदर्श को परिभाषित करना,
प्रदत्तों को एकत्रित करना और प्रदत्तों का विश्लेषण करना। फिर अनुसंधान का सर्वे करना, अनुसंधान समस्या को परिभाषित करना, प्रदत्तों का संकलन करना और परिणामों को प्रस्तुत करना, या अनुसंधान चरों को परिभाषित करना, अनुसंधान की परिकल्पना का परीक्षण करना और अनुसंधान परिणामों को प्रतिवेदन देना। तो जब अगर 2024 का पेपर हल या फिर आपने अभी प्रश्न देखा होगा, इससे पहले ही प्रश्न आपसे पूछा गया है ये वाला कि शोध की प्रक्रिया का पहला चरण क्या है, तो क्या है अनुसंधान की व्यापक क्षेत्र की पहचान करना। तो आप इसी प्रश्न से यहाँ पर प्रश्न के पास पूछ सकते हैं कि अनुसंधान के सर्वे का कार्य करना ये पहला चरण नहीं हो सकता है, तो ये दो तो हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। अब इन दोनों में से हमें देखना है कि अनुसंधान की समस्या का पहचान करना, तो सबसे पहले हम समस्या की पहचान करेंगे, उसके बाद ही शोध करेंगे ना। जैसे आप किसी भी चीज को आपको शोध दिया गया तो आप पहले देखोगे कि समस्या क्या है, फिर उसका समाधान खोजोगे, फिर उसके लिए क्या क्या विधियां लगेगी, कौन सी जगह आपको जाना है, क्या उसकी परिकल्पना डिजाइन करनी होगी, सब चीजें बाद में आएगी। तो पहले क्या आएगा, अनुसंधान की पहचान करना। उसके बाद क्या जनसंख्या के आदर्शों को परिभाषित करना आएगा दूसरा चरण, या परिकल्पना का निर्माण करना। तो हमारा दूसरा चरण आएगा परिकल्पना का निर्माण करना, क्योंकि पहले हम समस्या की पहचान करेंगे, समस्या की पहचान, फिर दूसरा आएगा परिकल्पना, है ना। उसके बाद आएगा परिकल्पना के परिणामों का प्रतिवेदन करना। तो हमारा सही आंसर क्या है ये, सबसे पहले हम समस्या को खोजेंगे, फिर समस्या के निर्माण के लिए एक परिकल्पना यानी कि एक डिटेल रणनीति तैयार करेंगे, फिर उसका परीक्षण करेंगे कि जो हमें कार्य करना है, और फिर प्रतिवेदन देंगे बाद में। तो ये शोध का चरण है। तो सबसे एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहला चरण क्या है और आखिरी चरण क्या है। जैसे पहला चरण हमसे पूछ लिया गया, फिर 2024 में भी पहला चरण पूछा गया, तो अब आपसे पूछ सकते हैं कि अनुसंधान का अंतिम चरण क्या होता है। तो जब मैं आपको डिटेल से, एक तो रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड में चरण से प्रश्न हर प्रश्न आपको बोनस अंक है और आपको गलत नहीं करना है। फिर अगला प्रश्न है आपका, औपचारिक शिक्षा के बारे में जनजातीय लोगों की धारणा है, शीर्षक का अध्ययन किस प्रकार की शोध के अंतर्गत आता है। तो क्या दिया गया है, औपचारिक शिक्षा के बारे में जनजातीय लोगों की धारणा क्या है, ये किस प्रकार की शोध में आते। तो सेम का सेम यही प्रश्न आपने 2024 में देखा होगा। वहां शायद दिया गया था कि आप वहां पर बताया था कि किस प्रकार के शोध में आएगा, किस प्रकार के शोध का हिस्सा है। तो क्या है कि औपचारिक शिक्षा के बारे में जनजातीय लोगों का धारणा। तो आप देखिए प्रश्नों को ध्यान से, आपको दिख जाएगा इसमें क्या, इसे क्या कहा जाता है, नृवंशी विज्ञान। क्या कहा जाता है, नृवंशी विज्ञान। वहां पर यह था कि जिससे आप जानते हो या जो आप चीज जानते हो उसे किस प्रकार की शिक्षा कहा जाता है, किस प्रकार का उसे किस प्रकार की विधि या शोध कहा जाता है। तो वहां था नैतिक शिक्षा या नैतिक शास्त्र, नीति शास्त्र, है ना। वह नीति शास्त्र से प्रश्न था हमारा 2024 से। तो मैंने आपको बताया ना कि एक तो ये दोनों प्रश्न हमारे रिपीट हुए हैं ना, तो इसका क्या आएगा, नृवंशी विज्ञान। इस प्रकार आप देखिएगा, आपके भी जब आप दोनों प्रश्न पत्र हल करोगे तो आपके खुद दो प्रश्न एग्जाम में रिपीट होंगे। अब अगला हमारा क्या आया है, यहाँ पर अगला आपका दिया गया है, ये जो प्रश्न है आपका यहाँ से गद्यांश दे दिया गया है। तो गद्यांश की जो 5 अंक हमारे बोनस के हैं, हमें 5 अंक किसी भी कीमत में गलत नहीं करना है, क्योंकि बहुत आसान गद्यांश पूछा जाता है यूजीसी नेट में और सेट में। और जो यूजीसी नेट की विद्यार्थी है वो भी इन पेपरों को देखे, क्योंकि सिलेबस सेम है और आपके प्रश्न रिपीट होंगे जरूर। पहले हम इसे पढ़ लेते हैं पूरा, उसके बाद हम हल करेंगे क्वेश्चन को। क्या है, 1863 में कवि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ द्वारा गठित शांति निकेतन आश्रम में विश्व भारती का विकास हुआ था। आश्रम का तात्पर्य रिट्रीव होना था, जहाँ सत्य के बाद साधक आकार, शांति और एकांत में ध्यान लगाते थे। 1911 में शांति निकेतन में
रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा एक ऐसी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य में एक प्रायोगिक स्कूल प्रारंभ किया गया था जो प्रकृति से विमुख नहीं होगी, जहां विद्यार्थी स्वयं को एक बड़े समुदाय का सदस्य महसूस कर सके और जहां से स्वतंत्रता, आपसी विश्वास और आनंद के वातावरण में सीख सके और विश्वास हो सके। 1921 में शांति निकेतन विश्व भारती, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में एक आदर्श विकसित करने का प्रयास कर रहा है, जहां यह भारत और पाश्चात्य देशों पूर्व और पश्चिमी की संस्कृतियां एक स्थान पर मिल सकती हैं। अब हमने पढ़ लिया। अब देखिए कितना आसान दे रखा है, तो हम इसके डायरेक्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न क्या पूछे गए हैं। अब हमें एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है। ये 5 नंबर यानी कि 5 प्रश्न आप हल करोगे इंटू 2, यानी कि ये 10 अंक आपके बोनस के यूजी नेट और सेट में आपको मिलेंगे। ठीक है, तब हम देखते हैं प्रश्न क्या है हमारा। शांति निकेतन आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा गठित किया गया था। देखिए यहाँ दे रखा है, सॉरी, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे गठित किया गया था। तो हम देखते हैं कि देवेंद्रनाथ टैगोर कहाँ दिया गया है ऑप्शन में, ये कहाँ दिया गया यहाँ पे, देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसे गठित किया गया था। देखिए कितना आसान था ना। फिर क्या दिया गया है, आश्रम का उद्देश्य क्या था? शांति और ब्रह्म में मध्यस्थता करना, शांति और ब्रह्म में ध्यान लगाना, शांति और एकांत में मध्यस्थता करना और शांति और एकांत में ध्यान करना। तो देखिए अब इसका प्रश्न का आंसर यहाँ दिया था, शायद शांति से संबंधित खुद ये यहाँ दिया गया है। देखिए क्या था, शांति और एकांत में ध्यान लगाना। देख ले कितना सटीक यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन का आंसर क्या होगा, शांति और एकांत में ध्यान लगाना, ऑप्शन डी। अब अगला देखते हैं अपन। अगला दिया गया है, प्रयोगात्मक विद्यालय किस उद्देश्य से प्रारंभ किए गए थे? ऐसी शिक्षा देना जो भविष्य से अलग ना हो, ऐसी शिक्षा देना जो प्रकृति से अलग ना हो, ऐसी शिक्षा देना जो प्राणियों से अलग ना हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रयोगात्मक विद्यालय का उद्देश्य क्या था? देखते हैं हम इसका आंसर पैराग्राफ में क्या दे रखा है। देखिए यहाँ पर दे रखा था शायद ये, ऐसी शिक्षा देना जो प्रकृति से विमुख ना हो, है ना। कौन सी शिक्षा देना? ऐसी शिक्षा देना जो प्रकृति से विमुख ना हो। तो कहाँ देखिए क्या दिया गया है, ऐसी शिक्षा देना जो प्रकृति से अलग ना हो, यानी 13 का ऑप्शन क्या होगा, बी। देखो कितने आसानी से हमें प्रश्नों के, अब ये शायद इसके प्रश्न और आंसर हमें यही मिल जाएंगे, हमको अलग से याद नहीं करना है। तो 5 प्रश्न हम किसी भी कीमत में हमें गंवाने नहीं है। विश्व भारती है एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, एक डीम्ड विश्वविद्यालय और एक निजी विश्वविद्यालय। तो क्या है यह, एक विश्व भारती अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। देखो यहाँ पर दिया भी था कि विश्व भारती एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, ये दे रखा। देखो विश्व भारती एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, अब हमारा एक और बचा है, 4 हमने सही कर लिए हैं, है ना। इसी तरह आपको पैराग्राफ पर हल करना है। तो बहुत आसान पैराग्राफ, आपको बहुत छोटा पैराग्राफ दिया गया था ताकि आप आसानी से पढ़ सके। प्रकृति से विमुख से आप क्या समझते हैं? प्रकृति से जुड़ाव होना, प्रकृति से अलग, प्रकृति के प्रति सम्मान और प्रकृति के प्रति क्या है, प्रकृति के प्रति स्वीकार करना। तो विमुख का अर्थ तो हमें पता है, विमुख का अर्थ क्या होता है, अलग होना या दूर होना, है ना। तो इसका क्या होगा, विमुख, प्रकृति से विमुख से आप क्या समझते हैं, प्रकृति से अलग होना। ठीक है, तो अब ये यानी कि 10 अंक हमें बोनस मिल रहे हैं, तो 10 अंक हमें हासिल करने हैं, यानी आपको सिर्फ 40 नंबर की ही पढ़ाई करनी होगी, यानी कि आपको सिर्फ 90 अंक की तैयारी करनी है। 10 अंक तो
10 अंक की पढ़ाई तो आपको करनी ही नहीं है। 10 प्रश्न तो अगर आप यूजीसी में आसानी से कर लोगे, यानी कि हमें सिर्फ 45 प्रश्न के लिए तैयारी करनी है। जो 5 अंक आपके ये बोनस के आपको पैराग्राफ से मिल जाएंगे। फिर अगला प्रश्न क्या है हमारा, संचार नेटवर्क में सर्कल नेटवर्क अनुमति देता है। देखिए अब ये प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए, इस प्रश्न में आपका आंसर छुपा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सर्कल नेटवर्क। सर्कल का मतलब क्या होता है, जैसे हम गोल गोल बनाते हैं। पहले मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ, आप खुद ऑप्शन को देख के इसका आंसर लगा दोगे। प्रत्येक सदस्य की समूह में प्रत्येक अन्य सदस्य तक आसान पहुंच होनी, प्रत्येक सदस्य को अपने बाएं और दाएं बैठे व्यक्तियों से बात करनी है और आगे नहीं, ऊपर या नीचे जाने के लिए संचार, लेकिन बाद में नहीं। और तो क्या दिया गया है यहाँ पर, सर्कल के बारे में दिया गया है। तो सर्कल क्या दिया गया, सर्कल नेटवर्क क्या होता है, देखो एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, एक व्यक्ति यहाँ पर, एक व्यक्ति, या फिर ये हमारे हमने ये 5 कंप्यूटर लगा रखे हैं। अब ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे और ये इससे। अब सर्कल में क्या होता है कि ये इसको नेटवर्क भेज सकता है अपने दाएं वाले को और अपने बाएं वाले को, ये भी बाएं वाले को भेज सकता है, पर ये इसका इससे संबंध नहीं है, इसका इससे संबंध नहीं है। अपने दाएं बाएं वाले व्यक्ति को हम संचार कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बाएं और दाएं बैठे व्यक्ति से बात करनी है। यानी कि जब हम सर्कल में बैठते हैं तो हम अपने बाएं व्यक्ति को सूचना दे सकते हैं, अपने दाएं व्यक्ति को देंगे, वो भी अपने दाएं बाएं व्यक्ति को सूचना देंगे। इस प्रकार एक चेन हमारी बन जाती है। तो अपना सूचना प्रौद्योगिकी वाली जो आईसीटी वाला है वहां से प्रश्न पूछा गया है। फिर क्या है, ग्रेपवाइज संचार में शामिल नहीं है, श्रृंखला प्रणाली, क्लस्टर प्रणाली, गोसिप प्रणाली या मेटा संचार। तो इसमें क्या शामिल नहीं होता है, ग्रेपवाइज संचार, यानी कि ग्रेपवाइज को आप ऐसे समझ सकते हैं चुगली करना या एक की सूचना दूसरे को देना। तो श्रृंखला प्रणाली यानी कि श्रृंखला शामिल नहीं है ना। देखो प्रश्न में बार बार जब आपको पढ़ाती हूँ तो मैं आपको बोलती हूँ कि हमें नहीं का ध्यान रखना है। हम पढ़ लेते कि ग्रेपवाइज संचार में शामिल है, हमें 4 में से एक भी आंसर पता होता तो हम वहां पर लगा के आ जाते, और बाहर आके जब आप देखते तो आप सोचते कि मैंने नहीं तो पढ़ा ही नहीं था। तो हमें नहीं का ध्यान रखना पूछा गया है कि ग्रेपवाइज संचार में शामिल क्या नहीं है। तो श्रृंखला प्रणाली शामिल है। हमने देखो अभी यही पढ़ा कि श्रृंखला एक नेटवर्किंग होती है, एक से दूसरे तक हम सूचना पहुंचाते हैं, तो ये तो शामिल होगा। फिर क्लस्टर प्रणाली, ये क्लस्टर यानी कि कस्बा जहाँ पर लोग रहते हैं और वो एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। गॉसिप करना यानी कि चुगली करना, पर मेटा संचार इसका हिस्सा नहीं है ना। मेटा संचार ग्रेपवाइज संचार में शामिल नहीं होता है। तो यही हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि ग्रेपवाइज संचार में क्या शामिल नहीं है। ठीक है, तो देखो कितने आसान प्रश्न 2022 के एग्जाम में पूछे गए थे। अब है ना, आप खुद पेपर लगा रहे हैं तो आप खुद का एनालिसिस भी करते जाइए कि आपके कितने प्रश्न 50 में से सही होते हैं, तो आपको पता चलेगा आप कितने पानी में, और एक आपका खुद का एनालिसिस कर पाओगे कि मेरी कौन सी यूनिट कम है और किस यूनिट के प्रश्न में गलत कर पा रहा हूँ। तो आप उस यूनिट पे और अच्छे से, अभी हमारे पास समय है तो हम उस यूनिट पे अच्छी कमांड कर सकते हैं। अब हमारा 18वां प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव और अन्य अवांछित व्यवहार की नकल करके किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को पकड़ने या समझ करने की स्वचालित प्रक्रिया को जाना जाता है। ग्रेफाइन, भावनात्मक संचार, अनुनयन और सूचना अधिगम। अब देखिए कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया था। अगर जिस विद्यार्थी ने कभी सूचना प्रौद्योगिकी वाली यूनिट पढ़ी नहीं होगी, वो भी इस प्रश्न को आसानी से कर लेगा। क्या पूछा गया है, चेहरे के हाव भाव, अवांछित व्यवहार की नकल, भावनाओं। देखो अब भावना यहाँ दिया गया है। कभी कभी आप प्रश्नों में कुछ शब्दों को पकड़कर भी वही शब्द आपको है ना उस आंसर में भी मिल जाएंगे। तो देखिए भावनात्मक संक्रमण यहाँ इसका आंसर होगा, है ना। तो अब कितना आसान प्रश्न दिया गया था, तो आप ऐसे
अगर आप प्रश्नों को ध्यान से भी पढ़ोगे तो आप प्रश्न में ही बहुत सारे आंसर छुपे हुए रहते हैं, उसी प्रश्न में उसका उत्तर दिया हुआ रहता है, बस आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। इसलिए मैं पेपर आपको हल करवा रही हूँ कि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि पेपर कितना आसान आता है, और अगर हम सटीक रणनीति से अपने बुद्धि और विवेक का अगर आपने वहां सही 1 घंटे उपयोग कराएं तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से कर पाओगे। और पेपर 1 में आप 10 प्रश्न तो ऐसे हैं कि आपको बिना पढ़े ही आप 10 प्रश्न तो आसानी से कर ही लोगे। 10 प्रश्न के लिए आपको कोई पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5 प्रश्न तो आपको पैराग्राफ से ही मिल जाएंगे और 5 प्रश्न आप खुद के बुद्धि विवेक का उपयोग करके कर लोगे। यानी कि 20 नंबर तो हमें ऐसे ही बोनस के मिल जाएंगे। तो 20 नंबर आपके यहाँ आ गए, तो क्या आप 10 में से 10 प्रश्न अपने यहाँ कर ले तो हमें सिर्फ 30 प्रश्न की ही तैयारी करनी है ना। अगर आपने 30 प्रश्न के लिए अच्छे से पढ़ाई कर ली तो 60 नंबर यहाँ हो गए, तो हमें 80 नंबर पेपर 1 में कहीं नहीं गए। इसलिए मैं आपको पेपर करवा रही हूँ कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए और आप ऐसे ही जो जैसे मैं आपको यहाँ पेपर करवा रही हूँ ना, आपको वैसे आपकी यही स्ट्रेटेजी पेपर में आपको फॉलो करनी है, तभी आप वहां आसानी से प्रश्न हल कर पाओगे। क्योंकि मैंने जब 2022 का पेपर हल करा था, मैंने उसी तरह हल करा कि मुझे ऐसे ही 2024 का पेपर हल करना है, और मेरे आसानी से 35 प्रश्न मैंने पेपर 1 में किए थे, यानी कि मेरे 70 नंबर पेपर 1 में आए थे। तो आप देखिए कि अगर आप 70 से 80 नंबर अगर पेपर 1 में लेके आते हो तो आपका सेट नेट होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपके 200 नंबर आसानी से आप लेकर आ जाओगे और आपका सेट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। हमारा 19वां प्रश्न चल रहा है, 6 प्रश्न हमारे बचे हैं। निम्नलिखित में से किसे अधोमुखी संचार की विकृति माना जाता है? लिखित प्रसार विधियों का निर्भर करना, संदेश अधिभार, छानना, या उपयुक्त में से उपयुक्त सभी। तो क्या आएगा इसका? देखिए, अगर आप कोई प्रश्न नहीं आता हो या ऐसा कोई प्रश्न आपसे पूछा गया हो तो एक सरकारी ऑप्शन रहता है हमारा उपयुक्त सभी, तब उपयुक्त सभी लगाकर आ सकते हो। मैं एक तुक्का लगाने की रणनीति आपको बता रही हूँ कि अगर आपको प्रश्न नहीं पता है और एक प्रश्न आपका है उपरोक्त सभी, तो आपको उपरोक्त सभी लगाकर आना है। क्योंकि अधोमुखी संचार की विकृतियां माना जाता है लिखित प्रसार विधियों पर निर्भर करना। अगर आप लिखित प्रसार की विधियों पर निर्भर करते हैं तो बहुत सारों की आपने देखी होगी राइटिंग कि आपको समझ में नहीं आता है, या कोई कुछ लिखित चीजें आपको देता है तो हमें समझ में नहीं आती, उससे संचार में विकृति उत्पन्न होती है। फिर संदेश अधिभार, अगर संदेश ज्यादा ही ज्यादा टेक्निकल चीजें हम देंगे तो सर्वर डाउन हो जाएगा, वहां से भी विकृति उत्पन्न होगी संचार में। फिर छानना, यानी कि अगर आप बहुत सारे रहते हैं कि हम जैसे देखते हैं कि विश्लेषण करते हैं किसी भी चीज का, हम देखते हैं आईएमपी निकाल लेते हैं, छानते हैं कि हमको कौन सी चीजें पढ़नी है या कौन सा संचार आवश्यक है, तो कभी कभी हम काम की चीजें भी छोड़ देते हैं। तो ये सब चीजें संचार में विकृति उत्पन्न करती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आप तुक्का कैसे लगाओ, ये चीज भी मैंने आपको बताई। कभी कभी चीजें हमको नहीं आती है तो हम 1-2 प्रश्न ऐसे भी कर सकते हैं। अब क्या दिया गया है? भेल भोपाल में एक विशेष तंत्र विकसित किया गया है जिसका संक्षिप्त नाम है MECOOM, मेकॉम। इसका अभिप्राय क्या है? अब आपसे पूछा गया है मेकॉम का फुल फॉर्म क्या है? मध्य कर्मचारी संचार, पारस्परिक आर्थिक संचार, प्रबंधन और कर्मचारी संचार, या प्रबंधन और बाहरी संचार। अब क्या होगा इसका आंसर? इसमें क्या दिया गया है? भोपाल भेल। हमें पता है भेल एक उद्योग है, तो हमें ये समझना है कि उद्योग में कर्मचारी ही काम करते होंगे, एक तो हमें लगा ले क्यों कंपनी है। तो मध्य कर्मचारी संचार, परस्पर आर्थिक संचार ये हो नहीं सकता है। और मध्य, क्या कर्मचारी स्वयं में संचार करेंगे? तो ये भी इसका नहीं होगा। प्रबंधन और कर्मचारी संचार, यानी जो मैनेजमेंट होता है आपका उसके बीच और वहां के एम्प्लॉय के बीच जो कम्युनिकेशन होगा वह मेकॉम का फुल फॉर्म होगा। तो आप ऐसे खुद का दिमाग लगाकर भी कुछ चीजें कर सकते हो, है ना। यह अभी प्रश्न इतना कठिन नहीं पूछा गया था, मैंने आपको बताया कि कैसे आप इन प्रश्नों को कर सकते हो। अब हमारी गणित वाली यूनिट से प्रश्न पूछा गया है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कितने आसान प्रश्न पूछे गए जी।
10th लेवल की गणित ही यहाँ पर पूछे जाते हैं, कोई हाई लेवल की गणित या रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं। तो हमें एक तो औसत वाली यूनिट है ना, आपने देखा होगा 2024 वाली परीक्षा में हमसे प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न पूछा गया था। औसत, प्रॉफिट एंड लॉस है ना, टाइम स्पीड है ना, और CI SI ये यूनिट मैं आपको पढ़ा दूंगी। 4 से 5 चैप्टर इसके टॉपिक पढ़ा दूंगी मैं गणित के, वहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। तो ये प्रश्न हमने औसत वाली यूनिट से पूछा, ये हमारा पूछा गया है। तो प्रश्न क्या है, एक कक्षा में 15 छात्र हैं, एक शिक्षक की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि शिक्षक की औसत आयु हटा दी जाए तो छात्र की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, फिर शिक्षक की आयु कितनी रहेगी। तो मैं आपको बहुत आसानी से गणित का प्रश्न हल करवाती हूँ कि हमें प्रश्न हल कैसे करना है। अब हमें पता है कि औसत क्या होते हैं, कुल संख्या है ना, कुल डाटा बटे कुल योग। तो हमें क्या पूछा गया है, 15 छात्र और एक शिक्षक, तो 15 और 1 क्या हो गए 16, यानी कि कुल आंकड़े। और कुल कितने हैं 15 छात्र और एक शिक्षक, यानी 16 हो गए। और कुल आयु कितनी है सभी की 18, तो कितने हो जाएंगे 16 × 18 होते हैं 288। अब क्या पूछा गया है, यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए, तब शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो छात्र की औसत आयु 1 कम हो जाएगी। तो छात्र शिक्षक की आयु हटाएंगे तो शिक्षक को भी हमें हटाना है, तो हम सिर्फ 15 छात्रों को ही यहाँ पर लेंगे। तो आ गया 15 छात्रों की औसत आयु। अब शिक्षक की औसत आयु हटा देंगे तो कुल औसत आयु हमारी क्या थी 18, तो अब यहाँ पर कितनी रह जाएगी 17, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि औसत आयु 1 कम हो जाएगी, तो 17 रह जाएगी। तो हम इन दोनों का क्या गुणा करेंगे तो क्या आएगा 255। अब आप माइनस कर दीजिए तो टीचर की औसत आयु आ जाएगी, है ना। टीचर की औसत आयु तो क्या है, 8 में से 5 गए तो 3, 8 में से 5 गए तो 3, यानी कि 33 वर्ष टीचर की आयु। 33 वर्ष कहाँ दिया गया है, ये देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा गया था। सिर्फ 2 लाइनों में ही हमने 2 स्टेप में ही ये प्रश्न आसानी से हल कर लिया है। तो मैं आपको औसत वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी, वहां पर मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगी कि आप 2 से 3 स्टेप में ये प्रश्न कर लीजिए। अब एक प्रश्न हमारा प्रतिशत से पूछा गया है। क्या पूछा गया है प्रतिशत से, कि एक गांव में 250 किसानों में से 28% किसानों ने गन्ने की फसल ली। इन गन्ना उत्पादन किसानों में से 40% किसान सरकारी चीनी कारखाने के सदस्य हैं। तो कितने किसान सरकारी चीनी कारखाने के सदस्य हैं। अब मैं आपको ये प्रश्न एक स्टेप में ही करवा दूंगी। कुल कितने किसान हैं, कुल किसान है 250, ठीक है। अब 250 में से भी 18% किसानों ने गन्ने की फसल ली। कितने ली, कुल किसानों का 28%, तो 28/100 है ना। प्रतिशत को हम ऐसे ही लिखते हैं। फिर इन गन्ना उत्पादन किसानों में से भी 40% किसान सरकारी चीनी कारखाने के सदस्य थे, यानी कि जो 28 किसान थे, इन 28 में से भी जो 40% थे वह सरकारी कारखाने के सदस्य थे। तो कितने किसानों ने चीनी कारखाने के सदस्य थे, तब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 गई और एक 0 से 0 गई, 25 चौक 100, 4 से 4 काट देंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया 28। 28 कहाँ दिया है, ये देखिए एक स्टेप में ही हमारा आंसर हो गया ना। तो कितनी आसान मैथ्स के क्वेश्चन आपसे पूछे गए, तो आप क्या नहीं कर सकते हो ना। तो इतने आसान प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब ये रीजनिंग का प्रश्न यहाँ दिया गया है। अब कितना आसान प्रश्न दिया, आप ध्यान से पढ़िए, मैं आपको सोल्व करवा रही हूँ। ये हमारा अल्फाबेट सीरीज से प्रश्न पूछा गया है। तो रीजनिंग में आपसे एक तो अल्फाबेट वाली सीरीज और एक नंबर सिस्टम वाली सीरीज पूछी जाएगी। आपने देखा होगा जो 2024 का प्रश्न पत्र किया था हम लोगों ने, वहां पे भी सेम प्रश्न वहां पर आपको दिया गया था। तो सेम प्रश्न यहाँ पे भी दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न आपके रिपीट होंगे, सिर्फ अल्फाबेट यहाँ पर चेंज कर दिए गए हैं। अब क्या प्रश्न दिया है, किसी सांकेतिक भाषा में बिना शब्द को 310152 के रूप में लिखा गया है, तो दिल्ली शब्दों को क्या लिखा गया है। तो अब आप देखिए कि ये सबका यहाँ पर देखो, बी को
मैं आपको करवा रही हूँ, 1 मिनट। बी को हमें पता है कि बी का क्या आता है, जब हम ABCD अल्फाबेट पढ़ते हैं तो बी 2 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, ये एन आता है हमारा, एन शायद 14 नंबर, एन आता है 14 नंबर पर आता है, और ये आता है 1 नंबर पर। अब देखिए अब +1 किया गया है तो 2 और 1 3, 9 और 1 10, 14 और 1 15, और 2 और 1 और 1 2। तो देखिए डी कहाँ पर आता है, डी हमारा 4 नंबर पर आता है, ई आता है हमारा 5 नंबर पर, एल आता है हमारा 12 नंबर पर, एच आता है हमारा 8 नंबर पर, और आई आता है हमारा 9 नंबर पर। अब 4 से क्या होगा 5, तो देखिए 5 का दिया गया यहाँ पे और यहाँ पे, तो दोनों ऑप्शन हमारे डिलीट हो गए। फिर 5 से क्या होगा 6, तो 6 यहाँ दिया गया है, 6 यहाँ पे भी दिया है, 3 3 ये, तो हमें अब ये तीनों ऑप्शन मिलाने है ना, हमें सारे ऑप्शन नहीं करने। तो आई क्या आएगा 10, और 8 का क्या होगा 9, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया है ना। तो ऐसे हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। तो हमें अल्फ़ाबेट सीरीज देखो कितनी इजी दी गई, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है हमारा कि एक शहर में कार्यरत और बेरोजगार लोगों का अनुपात 3:2 है। अगर शहर में 750 व्यक्ति हैं तो फिर शहर में कितने बेरोजगार हैं। तो अब यहाँ देखिए कि कार्यरत और बेरोजगार, कार्यरत और बेरोजगार व्यक्तियों का अनुपात दिया है 3:2। ठीक है, अगर शहर में 500, अब देखिए मैं इनको 2 स्टेप में आपको सवाल करवा दूंगी। 3 और 2 कितने होते 5, यहाँ पर कितना दिया है, अगर शहर में 750 व्यक्ति हैं तो कितने व्यक्ति कुल है 750 है ना। कुल कितने व्यक्ति दिए गए हैं, कुल दिए गए हैं शहर में, कुल कितने व्यक्ति दिए गए हैं 750 व्यक्ति दिए गए हैं। तो अब 750 में हम क्या 750 बटे 5, यानी कि हम 5 में 15 का गुणा करेंगे तो 750 हमारे आएंगे है ना। आप खुद देखिए 5 5 25, यानी कि हमें 150 का गुणा करना है ना। तो 15 5 75, तो 500 में अगर हमें ये होना चाहिए कि 750 हमें कैसे लाना है। तो टोटल कितने दिए 750 और कुल व्यक्ति कितने हैं 5, तो 5 से हम 750 को डिवाइड करेंगे तो हमारे 150 आएंगे। अब हमें पता चला है, तो यहाँ क्या पूछे कुल बेरोजगार, तो बेरोजगार कितने इतने व्यक्ति, तो बेरोजगारों में हम 150 का गुणा कर देंगे तो कुल कितने आएंगे 300। तो देखिए 300 का दिया गया है, यानी कुल बेरोजगार कितने हैं 300। अगर पूछा जाता है पूरी कार्यरत कितने हैं, तो कुल कार्यरत कितने आ जाते हैं 450 है ना, क्योंकि 15 × 45, 450 कुल कर्मचारी हैं कार्यरत हैं और 300 बेरोजगार है। तो बेरोजगारों का पूछा गया है, तो बेरोजगार कितने हमारे 300 व्यक्ति बेरोजगार हैं। अब हम 25वां प्रश्न कर रहे हैं। अब देखिए एक और अल्फाबेट सीरीज से आपका प्रश्न पूछा गया है। क्या दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो जी से क्या बना है के, GEF, KIJ और SQR। तो पूछा गया है कि अगला क्या आएगा। तो जी से के क्या बना, जी से के आप देखिए कि जब हम +4 करते हैं, जब हम +4 करेंगे तो के बनेगा, फिर प्लस यहाँ 4 करेंगे तो आई बनेगा, और प्लस ये करेंगे जे तो ये बनेगा। तो के में अपन +4 करेंगे तो क्या बनेगा, के में अगर हम +4 करते हैं तो ओ बनता है, आई में +4 हम करते हैं तो एम बनता है, और जे में अगर हम +4 करते हैं तो हमारा बनता है एन। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, अब देखिए कहाँ लिखा हुआ गया है OMN, यानी कि आपको देखना है कि जो अगला क्रम बना है वो कैसे। अब देखिए हम O में +4 करेंगे तो हमारा S बनेगा, M में +4 करेंगे तो Q बनेगा, और N में +4 करेंगे तो हमारा R बनेगा। तो मैंने आज आपको 25 प्रश्न हल करवाए हैं। आप देखिए 25 प्रश्न कितने आसान पूछे गए थे। आप देखिएगा आपके 25 में से कितने प्रश्न हल हुए होंगे। 25 में से अगर आपके 20 प्रश्न सही होते हैं तो आप
लगाने की आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर 20 में से भी आपके 25 में से अगर आप 15 क्वेश्चन हल कर पा रहे तो आपको वो पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि 2022 का पेपर था, लेवल थोड़ा कम था। जब हमने 2024 का पेपर देखा तो उसका लेवल थोड़ा अप आया था। अब 2025 में लेवल और बढ़ेगा, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है और अच्छे से पढ़ना है। जिन विद्यार्थियों ने 2024 का पेपर सोल्व नहीं करा तो जाकर 2024 का पेपर सोल्व करें, आपको पता चलेगा कि प्रश्न रिपीट हुए हैं। और 2022 के हमने आज 25 प्रश्न कर लिए, 25 प्रश्न हम पार्ट 2 में करेंगे ना, 25 प्रश्न और हम अगले पार्ट में आपको करवा दूंगी। तो हमारे ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। इस प्रकार आपके 50 प्रश्न पूरे हो जाएंगे और आपके 2022 और 2024 के दोनों पेपर अगर आप सोल्व कर लेते हो तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न कैसे आते हैं, पेपर कैसा आता है। आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ताकि आप पेपर करने जाओ तब गलतियां नहीं करो, है ना। मैं आपको बता भी रही हूँ कि आपको प्रश्न कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है और प्रश्न में आपको क्या, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रख लोगे तो टफ क्वेश्चन को भी आसानी से कर लोगे, है ना। तो आपको क्लास कैसी लगी आप बताइए, और आपको दोनों प्रश्न पत्र में जल्दी सोल्व करवा दूंगी, दूसरा भी। तो आप जाइए, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, पेपर 1 में पढ़ा रही हूँ, हमारी क्लासें चल रही हैं, मैं वैसे ही पढ़ा रही हूँ जहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। और मैंने 2024 के प्रश्न पत्र में भी आपको बताया था कि हायर एजुकेशन में जो आपको पढ़ाया मैंने प्रश्न वहीं से आए हैं। तो इसी प्रकार जब अभी हमारी जो मैं करवा रही हूँ आपको वहाँ पर अभी 2022 में भी जब हायर एजुकेशन यूनिट वाले प्रश्न आएंगे तो मैं आपको वहाँ पे भी बताऊंगी कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको प्रश्न देखिए वहाँ से बने हैं। तो अगर जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं उनको हिंदी साहित्य भी मैं पढ़ा रही हूँ, और साथ में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आने वाली है। तो मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करूंगी अभी, क्योंकि मैं नेट सेट दोनों क्वालिफाई हूँ और मेरा तो सपना है मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। तो मैं वहाँ पर आपको MPGK भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि जो पेपर 1 है वो सभी छात्रों के लिए कॉमन रहेगा। तो आप जल्दी से सेट क्वालिफाई करिए और मेरे साथ वहीं पे पेपर 1 की भी तैयारी जल्दी शुरू कर देंगे अपन, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ना। तो आप जाइए, पुराने पेपर देखिए और अपनी तैयारी अच्छी कीजिए। और दिवाली की आपको फिर से शुभकामनाएं। अगली दिवाली, ये दिवाली माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और अगली दिवाली आपकी सरकारी नौकरी वाली हो। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, प्रणाम।